कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, इससे पिछली वाली चैप्टर में हमारी कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो पिछली वाली क्लास में हमने साझेदारी जो पार्टनरशिप था वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया है, और उसमें जितने भी 10 से 11 कंसेप्ट के तरीके से क्वेश्चंस बन सकते थे वह हमने कंप्लीट किया, और वह चैप्टर हमारा पूरा होता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस लेकर आऊँगा, जिसमें एक हमारा प्रैक्टिस सेट होगा और 2 क्लासेस ऐसी होंगी जिसमें हम आगे चैप्टर्स को बढ़ाते जाएंगे। तो उसी चीज़ों को आगे संभावनागत करते हुए हम आज फिर से प्रैक्टिस सेट CGL 2021 टीयर फर्स्ट के मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं, और आपको इन क्वेश्चंस को करते हुए यह कॉन्फिडेंस जरूर होगा कि भाई जो भी हम पिछले 6 से 8 महीनों में पढ़ रहे हैं वे सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, या मैंने जितने आपको कंसेप्ट सिखाए हैं उससे क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखेगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। यह एक प्रॉफिट एंड लॉस का इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 का लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ निकटतम पूर्णांक तक सही ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 7%, 4%, 5% और 6%। मैंने आपसे पिछली प्रैक्टिस सेट के क्लास में आपसे वादा करवाया था कि आप तब तक ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे जब तक आप प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े बेसिक्स को भी सीखेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम 3 चीज़ों पर हम स्टार्टिंग में बात करते थे। क्या करते थे भाई? सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस देखते थे, फिर सेलिंग प्राइस देखते थे, और फिर मार्केट प्राइस देखते थे। ठीक है, क्वेश्चन आपको इधर साइड बाय साइड दिख रहा होगा। तो भाई जो हमारा मार्क प्राइस था वो मार्क प्राइस इसमें 625 रुपये दे रखा है। 625 रुपये हमें मार्क प्राइस दे रखा है, और आगे बोला है कि अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद में 25 रुपये का लाभ हुआ। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, 625 रुपये हमें दे रखा है, इस पर हमें 32% की छूट लेनी है। तो भाई हम अलग से निकाल कर देख सकते हैं या यहीं पर देख सकते हैं। 32% की जैसे ही छूट निकालेंगे तो जिनको बेसिक्स नहीं आता है ये चीज़ उनके लिए 32/100 कर देंगे। ठीक है, 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, और कितने हो जाएगा 12, 25 पंजे 125, ये 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200। मीन्स डैट 200 जैसे ही 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 200 रुपये की उस पर छूट मिली। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि 625 जिस भी वस्तु का 625 रुपये मार्क प्राइस था उस पर जैसे ही हमने 32% की छूट दी तो 25 अट्ठे 200 रुपये की हमें छूट मिली। तो मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि आप कहेंगे सर 625 की चीज़ 425 रुपये में बिच रही होगी। भाई 625 जैसे ही हमारे पास में मार्क प्राइस था 32%, उसमें से हमने निकाला, और 32% जैसे ही निकाला तो 200 रुपये हम उसमें से निकल गए, 425 रुपये की वह चीज़ बिच रही होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि इस पर यह काम करने के बाद में 25 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 25 रुपये का, आप मुझे एक बात बताइए भाई, 425 रुपये की चीज़ हमारी बिच रही है। ठीक है, मार्क प्राइस 625 रुपये था, 200 रुपये की छूट हो गई क्योंकि 32% उसका छूट दे रखा था, 425 रुपये की बिच रही है। तो इस पर 425 जैसे ही बिच रही है तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि 25 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आपसे मैं कहूँ सर सेलिंग प्राइस 425 है, 25 रुपये का लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्रिया मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे सर अगर कोई वस्तु 400 रुपये की है और 425 की बिच रही है तभी तो हम बोल सकते हैं कि 25 रुपये का उस पर लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, कोई वस्तु 400 रुपये की है, 25 रुपये का उस पर लाभ हो रहा है, तो 425 रुपये की बिच रही है। ठीक है, 425 रुपये की बिच रही है। अब उसने कहा है कि कितने रुपए का हमारे पास में
प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 25 रुपये का प्रॉफिट परसेंटेज हमें 400 पर मिल रहा है, तो 100 पर कितना होगा। मैंने आपको बहुत अच्छी से चीज़ें ये सिखा रखी हैं। तो 4 छिक्के 24, ठीक है, 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, 6 एकम 6 कुछ इस समथिंग आएगा, 6.1%, ठीक है। उसमें नॉर्मल एक वैल्यू दे रखी है 6%। ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन में आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके सामने सही समझ में आया होगा। दोबारा से यदि दोहरान करें तो क्वेश्चन में था भी कुछ नहीं भाई, 625 रुपये का उसमें अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य 625 रुपये था और उसके बाद में उसने कहा कि 32% की उस पर छूट दे रखे। तो 625 का 32% जैसे ही हमने निकाला तो 200 रुपये निकल कर आया और 200 रुपये की उस पर छूट है। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि 625 की जो भी अंकित मूल्य था उस पर 200 रुपये की छूट देने के बाद में हम 425 की उसे बेच रहे होंगे, ठीक है, 425 की उसे बेच रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा कि 25 रुपये का लाभ हो रहा है। भाई 425 की जो भी वस्तु हम बेच रहे हैं, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस या क्रिया मूल्य 400 रुपये होगा, तभी तो उसका विक्रय मूल्य 425 होगा, तभी तो उस पर 25 रुपये का लाभ मिलेगा। अब 25 रुपये का लाभ मिला तो हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने क्या किया, 25 रुपये का लाभ किस पर, 400 रुपये पर गुणा 100। हमारा ऑप्शन आपके सामने हो गया, ठीक है। चीज़ें आपके सामने समझ में आती हैं, पक्की बात। अब हमने ये कैसे किया कि सर नीचे क्रियाई मूल्य लेना होता है, मैं सारी चीज़ों को बता चुका हूँ। परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में और परसेंटेज में ये बहुत अच्छे से चीज़ें हमने सीखी हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और आपको मज़ा आया, CGL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आया कि कैसे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटू सा है। क्वेश्चन कहता है कि 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:7 है। 2 ट्रेन हैं जिनकी चालों का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में का योग कितना होगा। ऑप्शन है 250, 175, 150 और 225। 2:7 है। भाई एक बात बताइए, हम यह कह सकते हैं कि सर T1 है और T2 है, ये चाल का अनुपात है ट्रेन 1 का और ट्रेन 2 का, जो कि हमें दे रखा है 2:7, ठीक है। यही तो दे रखा है 2:7। और पहली ट्रेन का उसने 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती, क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। T1 की स्पीड यदि हम निकालें, T1S मैंने लिख दिया, तो ये जैसे हो गया, क्या हो गया, ट्रेन 1 की स्पीड 250 किलोमीटर वह चलती है, 5 घंटे में चलती है, ठीक है, 5 घंटे में चलती है। तो इससे क्या निकल कर आएगी, इसकी स्पीड निकल कर आएगी, कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और 50 किलोमीटर पर आवर इसका रेशो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 2। और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर, 1 यूनिट की हो जाएगी 25, ठीक है। अब आगे मैं क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, आपको क्वेश्चन अपने आप खुद से समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें अब क्या करना है। दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात पूछा है। पहली ट्रेन की चाल का अनुपात 50 किलोमीटर पर आवर हमने निकाल लिया, क्योंकि वह ट्रेन 250 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही थी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब जैसे ही 50 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल निकल कर आई और उसका ही अनुपात हमें 2 दे रखा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 50 होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 होगी, ये चीज़ें समझ में आती। और उसके बाद में T2S निकालें, मतलब कि दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालें, तो भैया 7 यूनिट दे रखे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 25 छिक्के 150, 175 हो जाएगी, 175 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा है T1S प्लस T2S, ये क्वेश्चन सेकंडों का है, 5 से 6 सेकंडों का है, लेकिन आपको मैं सिखाने के लिए इतने बड़ी चीज़ें इसलिए लिख रहा हूँ। पहली ट्रेन की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 प्लस दूसरी ट्रेन की चाल कितनी निकल कर आई, 175 निकल कर आई, तो हमारा कितनी हो जाएगी, दोनों का योग पूछा था, 175 और 50, 225 किलोमीटर पर आवर। यही इस सवाल का आंसर हमारा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं बिल्कुल भी बताने के लिए। दोबारा से यदि मैं क्वेश्चन के सामने दोहरान करूँ, क्वेश्चन में कहा था
कि भाई दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:7 है और पहली वाली जो ट्रेन है वो 250 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर रही है। इसका मतलब हमने उसकी चाल निकाल ली, T1S निकल कर आई 250/5 50 किलोमीटर पर। क्या ये चीज़ें भी समझ में नहीं आती हैं? भाई स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे के समय होता है। स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चीज़ें समझ में आती है। 50 किलोमीटर पर आवर जैसे ही निकल कर आया, हमें इसका रेशो दे रखा है 2 और T1S जैसे ही 50 किलोमीटर निकल कर आया 2 के बराबर रखा तो 1 की यूनिट कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर आई। और T2S की जैसे ही हम निकालने के लिए लगे तो वह 7 यूनिट था, 7 × 25 बराबर 175 किलोमीटर पर आवर हो गया। दोनों की स्पीडों का योग पूछा है, 50 + 175 225। आपके सामने ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके फिर समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हल्का सा घबराने वाली बात इसलिए है कि थोड़ा सा वह बस लैंग्वेज का बैरियर होता है, लैंग्वेज ही कांटा अटकाती है। ठीक है, वरना क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और क्वेश्चन आप अच्छे से देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, खास तौर से कुछ भी करने के लिए क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपने देखे, स्पीड तो ज़्यादा नहीं हो रही, पक्की बात। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है हमारा स्पीड हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। क्या है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार हैं कि खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। सर क्वेश्चन का आंसर मात्र ही 20 सेकंड में आ जाना चाहिए, लेकिन आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा लॉन्ग करके देखूं क्योंकि आपको प्रॉपर इसका कंसेप्ट सीखना होगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस में, जब से हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर हमने हाइट एंड डिस्टेंस ही लगाया था। आपको भी पता है हाइट एंड डिस्टेंस ही लगाया था और मुझे इतना पता है कि भाई वही मेहनत हमारी आज की डेट में रंग ला रही है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक मीनार। तो एक ऊर्ध्वाधर खंबा ले लेते हैं, खंबा ले लेते हैं, एक मीनार ले लेते हैं। खंबा छोटा होगा, मीनार बड़ी होगी। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि खंबे का शीर्ष और मीनार के शीर्ष दोनों का जो ऊर्ध्वाधर कोण है वह 60 डिग्री है। ठीक है, यही तो चीज़ें बोली हैं, यही चीज़ें बोली है, 60 डिग्री है। तथा आगे क्वेश्चन में बोला है सर शिखर से उन्नयन कोण का, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री। भाई खंबे के शिखर से मीनार का तल यह हो जाएगा और यह अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है। सर 30 डिग्री दे रखा है। खंबे की ऊंचाई हमें 24 मीटर दे रखी है और हमें 24 मीटर दे रखी है, हमें टोटल इसकी मीनार की ऊंचाई पूछी है। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन हल्का सा हमें थोड़ा सा लॉन्ग मेथड अपनाना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझानी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, दोबारा से क्वेश्चन को दोहरान कर देता हूं। एक खंबा है, दूसरी मीनार है। खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा खंबे के शीर्ष से मीनार के पाद का जो अवनमन कोण है वह 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन आपके सामने नॉर्मल रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं सर क्वेश्चन में क्या है। भाई सबसे पहले मैं बेस मान लेता हूँ कि बेस है हमारा ए और बी। ठीक है, यह बेस है, अगर यह बेस है तो यह भी बेस हो जाएगा, तो यह भी मैं ए बी मान सकता हूँ। नॉर्मल चीज़ें हैं भाई, ये ए बी बेस है तो यह भी ए बी बेस है। नॉर्मल नाम लिखने हैं, सेम है, बस डिस्टेंस की वजह से मैंने सेम नाम लिख लिए हैं। इसमें आप बिल्कुल चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अगर यह 24 मीटर है तो कंप्लीट यह दूरी भी 24 मीटर होगी, यही तो चीज़ें हैं। यह दूरी भी 24 मीटर होगी। भाई यह खंबा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह भी तो कंप्लीट 24 मीटर होगी। अगर पूरी ऊंचाई बात करें, मीनार की ऊंचाई की बात करें तो वह हो जाएगी सर 24, तो यह है, तो यह दूरी बची हुई है, यह हम x मान लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारे पास में चीज़ें है कि यदि मैं पहले एंगल की बात करूं, tan 60 की बात करूं, तो tan 60 बराबर होता है लंब के बटे आधार। लंब यह हो जाएगा और आधार यह हो जाएगा। तो tan 60 की मैं वैल्यू
अभी लिख नहीं रहा हूँ आपके सामने, पहले इक्वेशन बना के लिख लेते हैं, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब क्या है x है और आधार क्या है, तो आधार हमारा ए बी ये था, तो यह आधार भी सेम हो जाएगा, दोनों आधार हमारे सेम हो जाएंगे, ठीक है। tan 60 बराबर x बटे ए बी, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सर tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 x बटे ए बी, ठीक है। यहाँ से हम ए बी की वैल्यू को अलग फाइंड कर लेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा कितना, ए बी बराबर हो जाएगा क्या, x बटे √3, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। पहली इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। इक्वेशन क्यों बनानी पड़ी, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने कुछ भी अभी तक क्वेश्चन में नहीं किया है, बस एक एंगल मैंने ये वाला लिया है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार ले लिया है। tan 60 बराबर लंब क्या है, x है, ए बी ये है। क्या कोई बच्चा ऐसा भी है क्लास में जिसको लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण ये भी नहीं आते हो? अगर नहीं आते हैं तो भाई आपके लिए सॉरी, क्योंकि इसमें फिर आपको टाइम लगेगा। हम ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे शायद अगले महीने प्रॉपर तरीके से, मैं स्टार्टिंग से बेसिक जीरो लेवल से आपको ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। पहले हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यह तो हमने क्वेश्चन इसलिए लगा लिया क्योंकि भाई प्रैक्टिस सेट चल रहा है और यह चैप्टर हम स्टार्टिंग में करके आए हैं, ठीक है। tan 60 बराबर लंब बटे आधार x बटे ए बी हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 है, x बटे ए बी हो गया, ए बी की वैल्यू हम x बटे √3 यहाँ से निकाल कर लेकर आए, ठीक है। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं। सर अवनवन कोण जो है 30 डिग्री है। मैं आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत प्यारी सी डेफिनेशन बताई थी कि अवनवन कोण और उन्नयन कोण में अंतर क्या होता है। सर अवनवन कोण और उन्नयन कोण दोनों ही एक दूसरे के 90 डिग्री के योग के बराबर होते हैं। मैंने पहले ही आपकी चीज़ों बताई हैं। अगर अवनवन कोण 30 डिग्री है तो यही से इसकी जो उन्नयन कोण है वह कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, 60 और 30 90। अवनवन और उन्नयन 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आती हैं। 60 डिग्री जैसे ही हमारा हुआ, tan 60 की वैल्यू फिर से लेकर आएंगे। लंब अब एंगल के सामने वाला लंब होता है, यह चीज़ें भी मैंने आपको सिखाई हैं। tan 60 बराबर लंब यह हो जाएगा ए बी और आधार इसका हो जाएगा सर 24 मीटर। tan 60, ठीक है। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। चीज़ों को देखा, जैसे ही हमने अवनवन कोण और उन्नयन कोण की बात करी तो हमने अवनवन कोण से उन्नयन कोण में लाने के लिए tan 60 की वैल्यू ले ली। और tan 60 बराबर फिर से यदि हम बात करें तो दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो इसके लिए लंब ए बी हो जाएगा और आधार 24 मीटर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से बात करें, दूसरी इक्वेशन हम बना लेते हैं, ठीक है। tan 60 बराबर फिर से tan 60 डिग्री, अब की बार में ये वाला एंगल है, कन्फ्यूज नहीं होना है। लंब कितना है ए बी और आधार कितना है 24 मीटर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर ए बी बटे के 24, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ए बी की यदि मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो 24√3 हो जाएगी। ये चीज़ें यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रखी होंगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रखी होंगी। अब बात करते हैं सर, ए बी की वैल्यू हमारे पास में x बटे √3 भी है और ए बी की वैल्यू 24√3 भी है। दोनों इक्वेशन आप देख रहे होंगे। तो क्या मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर रख सकता हूँ? सर बिल्कुल रख सकते हैं। पहली इक्वेशन बराबर के दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन की वैल्यू ए बी बराबर x बटे √3 है, तो x बटे √3 में यहाँ से लिख लेता हूँ। ए बी बराबर यह हो जाएगा 24√3, ठीक है। 24√3, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर रख दी। x बराबर जैसे ही मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली तो 24 गुणे √3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी 3 हो जाएगा। 24 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 72। 24 तिये होते हैं क्योंकि आपको जानते हैं 72 होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई सर? यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 72। जैसे ही वैल्यू आई हमारा आंसर आ गया। कैसे? x की वैल्यू 72 आ गई, 24 मीटर ये है, 72 मीटर ये है। इसका मतलब जो हमारी मीनार की ऊंचाई है, मीनार जो है वो 72 प्लस 24 मीटर के बराबर है। 4 और 2 6, 7 और 2 9, 96 मीटर की हमारी मीनार है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। आप कहेंगे सर इतना टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसका शॉर्ट मेथड भी आपके सामने होगा और इस टाइप का सवाल एक मैं शॉर्ट वीडियो में भी ले चुका हूँ, ठीक है। आप कहेंगे दोबारा से इस सवाल को शॉर्ट वीडियो में लेके आ जाएंगे, ठीक है।
तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा, शॉर्ट वीडियो क्या करेंगे कि मैं इसी में सिखा देता हूँ आपको कैसे हम इस सवाल को फिर से छोटा बना सकते हैं। ठीक है, यह तो एक हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया कि भाई बेसिक से हम कैसे इस सवाल को करने के आए। 96 मीटर आंसर आया, मीनार की ऊंचाई 96 मीटर आ गई। ठीक है, इतनी तो चीज़ें आप जानते हैं, चित्र तो यही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर छोटा कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, कैसे इसमें 10 से 15 सेकंड लगेंगे। भाई tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं, tan 60 की वैल्यू लंब बटे के आधार होती है। लंब जैसे ही निकालेंगे तो लंब की वैल्यू हो जाएगी √3 और आधार हो जाएगा AB। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती। ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, लंब है आधार है। यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आती होंगी। अब जैसे ही आपने लंब देखा तो लंब का फिर से वैल्यू √3 आ गई, √3 आ गई, √3 बटे 1, 1 की वैल्यू यहाँ पर 24 मीटर आ गई। अब यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 1 है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि भाई ये भी बेस है और ये भी बेस है, सेम दूरी है, तो एक जगह इसकी वैल्यू 1 है, एक जगह इसकी वैल्यू √3 है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसकी √3 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में 1 था, 1 गुणे √3 जैसे ही हमने किया तो भाई √3 की अगर तुमने मल्टीप्लाई यहाँ करी है तो √3 की मल्टीप्लाई आप यहाँ भी करोगे। √3 इंटू √3 कितने हो जाएंगे? √3 इंटू √3 कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर यह फिर से 3 हो जाएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर आप कहेंगे 24 दिए 72, ये 24 ये बराबर हो गया 96। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती होंगी। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, बेसिक तो आपको बताना होता है। और हाँ मैंने आपसे वादा भी किया था पहले कि भाई हमने जो पहले हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था और आपको वो समझ में भी आया होगा, इतनी तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, इतने तो आप अच्छे दिमाग वाले, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं है ना। लेकिन अब हम थोड़ा सा शॉर्ट मेथड, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में अभी किया, जैसे आपको मैंने सिखाया कि शॉर्ट में कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यह चीज़ें भी हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट होगा हम हाइट एंड डिस्टेंस एक बार और लगा लेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन किए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी एक मूल्य को 425 में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? कितना बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। आपके सामने क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, लाभ और हानि का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 में बेचता है, 15% की हानि होती है। भाई अगर मेरे पास में कोई वैल्यू 100 रुपये की थी, हमने जैसे ही बेची 15% की हानि हुई, इसका मतलब मैंने वह 85 रुपये में बेची होती। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। भाई 100 की चीज़ को 15 कम पे बेचेंगे तभी तो 15% की हानि होती है। इतनी तो चीज़ें समझ में आती हैं आपको। ठीक है, उसके बाद में उसने कहा कि 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए मतलब कि मैं यह कह सकता हूँ कि 100 की चीज़ को मुझे +5 रुपये में बेचना है, इसका मतलब 105 में बेचना है। ठीक है, 105 में बेचना है तो कितने रुपए में उस चीज़ को बेचना चाहिए? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 400 कितना दे रखा है 425 में। जैसे ही हमने वैल्यू को 425 में बेचा, 85 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 425 उसने दे रखी है, तो हमको 15% की हानि मिलती है। सर 15% की हानि मिलती है, इतना तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमने इतना नहीं करना है। क्वेश्चन में हमने एक चीज़ देखी है कि भाई 5% का हमें लाभ प्राप्त करना है, तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 425 ले लेंगे। ठीक है, 425 बटे के 85 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि भाई 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें 100 रुपये की चीज़ को 105 में बेचना चाहिए, इसका मतलब 105 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो भाई सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 105 यूनिट गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 425 बटे 85। चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ तक या नहीं आती?
क्वेश्चन में यही कहा था, एक व्यापारी एक वस्तु को 485 में बेचता है, उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है, किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब क्वेश्चन आपके सामने है, 15% की हानि हो रही थी, इसका मतलब 85 रुपये में वह 100 रुपये की चीज़ को बेच रहा होता, ठीक है। 5% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपये की चीज़ को 105 में बेचना चाहिए। कॉस्ट प्राइस दोनों वैल्यू का सेम है तो 100 है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। 85 यूनिट की वैल्यू 425 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 425/85, 105 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपके सामने हो गया भाई। 5 से 17 पंजे 85 होता है, ठीक है, 17 पंजे 85 होता है, 17 पंजे 85 होता है और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और यहाँ से कितने बचेंगे, 6 और 2 8, 17 पंजे 85। 5 से जैसे ही इसे काटूंगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 गुणे 25 आ जाएगा। 17 पंजे 85, 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 कितने हो जाएंगे, 34 और 8 कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 4 कितने हो जाएंगे, 17 पंजे 85, 85 का 5 हासिल के हमारे पास में 8, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 8 कितने हो जाएंगे, 42, 425। क्वेश्चन में हल्की सी मेरे को गलती लग रही है, कहाँ पे गलती हम कर रहे हैं देखेंगे दोबारा से क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, चीज़ों को यहाँ से रनिंग करते हैं भाई। 85 को 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 5 85 बचे, 17 पंजे 85, यहाँ से चीज़ों को काटा और जैसे ही हमने यहाँ से चीज़ों को काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 एकम 25, 21 गुणे 25 जो होगा हमारा, 25 गुणे 21 जो होगा, 25 एकम 25, 5 हासिल के 2, 25 दूनी 50 और 2 कितने हो जाएगा, 52, 525 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आती हैं। डी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया है भाई, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ आने वाला ऐसी बात थी नहीं जो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री का हल्का सा स्टार्टिंग का एक बेसिक होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। जो मेरे पहले दोस्त पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि जब हाइट एंड डिस्टेंस हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में हल्के से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कंप्लीट किए थे और उन्हीं चीज़ों से यह क्वेश्चन उठाया हुआ है। यह क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन कहता है कि यदि कॉट बी बराबर 12/5 है तो सेक बी का मान ज्ञात कीजिए। 13/5, 5/12, 12/13, 13/12 ऑप्शन आपके सामने होंगे। भाई क्वेश्चन ने क्या कहा, कॉट बी बराबर 12/5 होगा। कॉट बी बराबर 12/5 तो सेक बी बराबर क्या होगा। अब कुछ मेरे दोस्तों ऐसे होंगे जो कि एक समकोण त्रिभुज बनाकर चीज़ों को रनिंग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी सही है। और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वह तरीका भी सही है, दोनों तरीके सही हैं। लेकिन जो समकोण त्रिभुज बनाकर जो चीज़ों को रनिंग करते हैं उसमें कुछ समय ज़्यादा लग जाता है, 10 से 15 सेकंड का ही अंतर होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है होती ही नहीं है, ठीक है। कॉट बी की बात करते हैं, कॉट बी। अब मुझे बस एक चीज़ बता दीजिए, कॉट बी होता क्या है। टेन का अपोजिट होता है। टेन क्या होती है, लंब बटे आधार होती है, तो आधार बटे लंब कॉट बी बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। कॉट बी बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। और आधार फिर क्या हो जाएगा, 12/5, ये हमें दे रखा है। तो लंब की वैल्यू 5 और आधार की वैल्यू 12। अब कर्ण आप पूछेंगे सर कर्ण क्या होगा, तो कर्ण होता है दोस्तों आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 12 12 144, 5 पंजे 25, 144 और 25 कितने हो जाएंगे, 169। 169 का हाफ वर्गमूल हो जाएगा कितना, 13, तो कर्ण हो जाएगा 13। और यह आपने चीज़ भी सीखी होगी कि एक ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13, यह भी आपको स्टार्टिंग में याद करवाया होगा। वैसे अगर आपको चीज़ें ये नहीं आती हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसे ही हम त्रिभुज पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, उसमें मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा, ठीक है।
और समकोण त्रिभुज से कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं वह चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। सेक बी की बात करते हैं। अब सेक बी कैसे आएगा, ठीक है, सेक बी की बात करते हैं। सेक बी की वैल्यू हमें आप बताएंगे। सेक बी सर होता क्या है, तो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस क्या होती है, कॉस होती है आधार बटे कर्ण। तो सेक बी क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। सेक बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। जिन दोस्तों ने मेरे ने यह चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी उनको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही हो, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। जब मैं पढ़ाऊंगा इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर आऊँगा। क्वेश्चन इसलिए लेकर आना पड़ा, आपको दिखाना था कि क्वेश्चन आते कितने छोटे छोटे हैं। आप सीजीएल करते रहते हैं। कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण की वैल्यू हमारे पास में है 13 और आधार हो गया सर 12। यही आपके सामने क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 13 बटे 12। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाकर देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में वो भी कुछ नहीं होता भाई। बी की बात करते हैं, यह बी एंगल मान लेते हैं, यह ए हो गया, यह सी हो गया। ठीक है, सी हो गया, ए बी सी हो गया। जैसे ही हमने यह क्या दिखाया, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 12, ये 5 हो गया। तो कर्ण तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट होता है। 12 12 हम 144, 5 पंजे 25, 144 और 25 169, यह 13 हो जाएगा। और वहीं से फिर सेक बी की वैल्यू कर्ण बटे आधार हो गया। कर्ण कितना है 13, आधार हो गया 12। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई। कितना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी था या नहीं था, बस मुझे इतना बता दीजिए। जिसने नहीं पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री भाई उन्हें तो प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आनी है, लेकिन बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए। आपके सामने मैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से लेकर आऊँगा। जैसे हमने अर्थमेटिक कंप्लीट किया है, 1 से 2 चैप्टर हमारे रह चुके हैं बस अर्थमेटिक में। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 6वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 6वां क्वेश्चन कहता है कि एक राशि उधार ली गई और 980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज मिलाया गया। तो उधार ली गई राशि में निकटतम दहाई में कितनी थी? 2050, 1960, 1850 या 1760 ऑप्शन है आपके सामने। अब आप मुझे बस एक बात बताएंगे कि मैंने यह कंसेप्ट आपके सामने कराया था या नहीं कराया था। अगर नहीं कराया, यदि आप बोलते हैं कि नहीं कराया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास जाकर देखना, चक्रवृद्धि ब्याज की, आपको यह कंसेप्ट मिल जाएगा। 3री या 4थी क्लास में, शायद 6 क्लासेस में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करते हैं क्वेश्चन को। भाई 4% की बात करते हैं। 4% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/25 होता है। मैंने इसी टाइप से कराया था। ठीक है, 25 यह एक नॉर्मल वैल्यू होती है, 1 का ब्याज मिल रहा है तो यह हो जाएगी 26। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो 25 हो जाता है 625 और 26 हो जाता है 676। मैंने यह आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सिखाई थी। यह हमारे इंस्टॉलमेंट मतलब कि किस्त होती हैं और यह हमारी रियल वैल्यू होती है। अब उसने कहा है कि 980 की प्रत्येक किस्त पर 2 किस्तों में उस चीज़ को हमने कंप्लीट चुका दिया जितना पैसा लिया था। तो यह हमारी किस्त होती है, यह हमारी किस्त होती है और यह हमारी लागत लिख लेते हैं। वैसे तो पैसा होता है जो हमने ली गई राशि है। अच्छा, राशि लिखनी से ज़्यादा सही रहेगी, है ना, राशि हो जाएगी, है ना, यह राशि ली गई है। ठीक है, अब भाई हमने बराबर किस्तों में 2 किस्तों में धन चुका दिया। 2 किस्तें हैं, 1 साल ये 1 साल ये। हमने 26 की गुणा यहाँ पर करी क्योंकि किस्त को हमेशा से बराबर करना पड़ेगा। जैसे हमने 26 की गुणा करी तो ये 676 हो गया और यह भी 676 हो गया। ये दोनों एक दूसरे के बराबर किस्त हो गई। अब भाई 26 की गुणा हमने यहाँ पर करी है तो 26 की गुणा यहाँ पर भी तो करनी होगी, पक्की बात। तो यह रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 625 यह रियल वैल्यू हो गई और 1 कितनी होगी 25 छिक्के 150 0 15 और 25 दूनी 50 और 15 कितने हो जाएंगे, 50 और 15 कितने हो जाएंगे, जल्दी बताएंगे। 50 और 15 कितने हो जाएंगे, 65।
65 हो जाएंगे, ठीक है। 650 और 625, यह जो हमारी इधर की वैल्यू आई है यह हमारी रियल वैल्यू है, और यह जो हमारी हैं ये इंस्टॉलमेंट्स हैं जो किस्त हमारी लग रही हैं। एक किस्त की वैल्यू 676 है, दूसरी किस्त की वैल्यू भी 676 है, और सवाल में हर एक किस्त की वैल्यू 980 रुपये दे रखी है। इधर हमने टोटल वैल्यू मान ली है, टोटल वैल्यू निकाल ली है। टोटल वैल्यू यूनिट में कितनी है तो जोड़ लेंगे भाई, 5 यह हो गया, 7 यह हो गया, 6 दूनी 1275 टोटल वैल्यू हो गई, और एक किस्त की वैल्यू हमारी 980 रुपये है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 980 बटे 676। अब हमें टोटल राशि निकालनी है सर, राशि निकालनी है, और राशि निकालने के लिए 1275 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू है 980 बटे 676। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1850। कुछ था क्वेश्चन में, अगर हमें कंसेप्ट पता हो तो क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत आसानी से आराम से हो जाएगा। कंसेप्ट बस इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, कंसेप्ट तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। मैंने यह कंसेप्ट आपको चक्रवर्ती ब्याज में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। पहले राशि बाद में किस्त, पहली साल नॉर्मल वैल्यू, दूसरी साल उसका स्क्वायर, तीसरी साल उसका घन, चौथी साल उसका क्वाड्रिलेटर, ठीक है। इन चीज़ों को इस टाइप से रनिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं बस मुझे इतना बता दीजिए, आया? पक्की बात? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्लास ज़्यादा बड़ी होगी और क्वेश्चन हमने करे नहीं हैं, क्योंकि मात्र ही 6 क्वेश्चन हुए हैं, पर थोड़ा अच्छा सीखने में टाइम तो लगता है, ये तो आप भी जानते हैं ना। टाइम लगता है या नहीं लगता है? लगता है ना, ठीक है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके बोर्ड के ऊपर होगा, फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। मैं मानता हूं कि यहाँ पर मेरी एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, यह इसकी ज़मीन से ऊंचाई है, और यहाँ से यह बच्चा इस पतंग को उड़ा रहा है। यह चिंटू है, यह पतंग को उड़ा रहा है, ठीक है, हंस रहा है पतंग उड़ा के, ठीक है, यह मान सकते हैं। नॉर्मल थोड़ी थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है। 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यह हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, x मान लेते हैं, और ऊंचाई जो है वो 90 मीटर है, 90 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई जो है वो 90 मीटर है। कर देंगे सवाल को, क्वेश्चन में क्या कुछ भी नहीं भाई। सामने वाला लंब होता है, यह कर्ण है tan 30। लंबटे कर्ण किसकी वैल्यू होती है तो आप जानते हैं, लंबटे कर्ण होती है किसकी, साइन की। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, साइन 30 बराबर हो जाएगा लंबटे कर्ण, लंब कितना है 90 और कर्ण कितना है x, x की वैल्यू हमें चाहिए। साइन 30 की वैल्यू आप मुझे बताएंगे 1/2 90 बटे x, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2 इधर पहुँच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 90 गुणे 2 बराबर 180 मीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अच्छा सा बताने के लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन था, CGL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन मैं एडवांस को इसलिए नहीं लेकर आता आपके सामने क्योंकि एडवांस हमने सीखा नहीं है। फिर आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, हमने तो ये चीज़ें सीखी ही नहीं हैं, सीखी ही नहीं हैं, ठीक है। अब देखो ये एक अनुपात का क्वेश्चन है, अनुपात शायद हमने चैप्टर नहीं किया है ना, लेकिन मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। और आपको समझ में ना आए बिल्कुल लोड मत लीजिएगा, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से अनुपात में सीख लेंगे, और अब जो आने वाला चैप्टर है हमारा, अब जो इसके बाद में क्लास आएगी वो अनुपात की ही आएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपाती p और 3, 5 और 24 का चतुर्थ अनुपाती q है तो 2p + q का मान ज्ञात कीजिए। कितना छोटा सा सवाल है। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको तृतीय अनुपात की बात करता हूँ। तृतीय अनुपात बराबर होता है b²/a। अब b क्या होता है भाई, आपके सामने नॉर्मल 2 वैल्यू दे रखी हैं 8 और 20, और आपसे कह दे 8 और 20
का तृतीय अनुपात आप ज्ञात करेंगे, तो ये आप a मान लो, ये आप b मान लो, तो b स्क्वायर a इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर बटे a। b स्क्वायर बटे a जैसे ही आप लगाएंगे तो 20 गुणे 20, क्योंकि 20 b है और बटे a ये है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। और यही हमें कितना दे रखा है p। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। दूसरा दिया है 3, 5 और 4, 3, 5 और 24 का चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, नॉर्मल आपको बस क्या याद रखना है, बस नॉर्मल आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है बी सी अपॉन ए। आप इन वैल्यू को ए बी और सी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। बी सी अपॉन ए ही जैसे ही आप लगाएंगे, बी और सी की आप वैल्यू बताएंगे मुझे 5 और 24, 5 गुणे 24, और ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3 से इस 24 को काटेंगे 8 बार, 8 पंजे 40 इसकी हो जाएगी। और ये हमें दे रखा है क्यों। ठीक है, क्यों दे रखा है। दोबारा से चीज़ों को दोहरा दूँ, तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए। दो हमें वैल्यू दे रखी है 8 और 20, इसमें ए और बी मान लिया। बी दूसरी वाली वैल्यू को ही मानेंगे हमेशा, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बी स्क्वायर जैसे ही हमने लगाया तो 20 गुणे 20 बटे के ए है, तो ए की वैल्यू हमारी 8 है। दोनों को वैल्यू को काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 10 आम 20 हो जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगी। ये पी की वैल्यू निकल कर आई। यही क्वेश्चन में कहा था कि तृतीय अनुपात पी की वैल्यू इतनी है। ठीक है, उसके बाद में 3, 5 और 24, 3 हमारे पास में वैल्यू थी, उसका चतुर्थ अनुपाती पूछा है। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी सी अपॉन ए। बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 24 बटे 3, 3 ही 8 24, 8 पंजे 40 क्यों हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती। क्यों की वैल्यू 24 हो गई और पी की वैल्यू 50 हो गई। हमें क्वेश्चन में पूछा है क्या, 2p प्लस के क्यू, 2p प्लस के क्यू पूछा है। तो भैया 2p, p की वैल्यू 50 गुणे 2 और प्लस 40 क्यू। ठीक है, 50 दूनी 100 प्लस 40 बराबर हो जाएगा 140। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं, बस मुझे इतना बता दीजिए। आपको नॉर्मल इसका फॉर्मूला यहाँ पर भी याद करना है, और जब हम अनुपात का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद करने होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको फिर से मैं दोहरा दूँ, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। 2 वैल्यू दी जाएंगे आपको, तृतीय अनुपाती पूछेगा। चतुर्थ अनुपाती जैसे ही पूछेगा आपको 3 वैल्यू दी जाएंगे, आप बी सी अपॉन ए लगा देंगे। उसके बाद में 2p प्लस क्यों, ये तो नॉर्मल चीज़ें बाद में पूछी है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सर, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत है 55 और 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का औसत है 53। ए बी सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। सर क्या बेहतरीन क्वेश्चन, ये मुझे बड़ा क्वेश्चन अच्छा लगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में दरअसल कुछ कहा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखेंगे 52, 71, 43, 22, 52, 71, 43, 22 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हैं। कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 बराबर के दे रखा है औसत कितना, 55। ठीक है, ये चीज़ें पहले ही दे रखी हैं। कैसे, इन सारी चीज़ों का औसत हमें 55 दे रखा है, 6 वैल्यू हैं तो 6। आप औसत का तो फॉर्मूला जानते हैं, योग बटे संख्या होता है बराबर औसत होता है। तो आपसे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ से मुझे a प्लस बी की वैल्यू बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर 55 गुणे 6 हो जाएगा कितने, 6 पंजे 30, 0 3, 6 पंजे 30, 3
33, 330 और माइनस के हो जाएगा। जैसे ही a प्लस बी आप यहाँ पर बचाएंगे तो आपके पास में ये 4 वैल्यू होंगी जो कि आपको जोड़कर इसमें से माइनस करनी होंगी 330 में से, तभी आपके सामने a प्लस बी निकल कर आएगा। और यही इस क्वेश्चन का करने का नॉर्मल तरीका है। जोड़ेंगे 2 3 2 5 और 1 6 और 2 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया। 4 और 2 6, 7 6 13, 13 और 5 कितने हो गया 18 हो गया, 188 हो गया। 330 में से 188 आप माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचेगा 2, इधर ले आएंगे 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचेगा 2, इधर ले आएंगे 12, 12 में से 8 गए 4 और 2 में से 1 गया 1, 142 तो ये आएगा। ये आ गई a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है a प्लस बी की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी चीज़ हमें दे रखी है, दूसरी चीज़ दे रखी है 42 45 49 51 42। क्या दे रखी है 42 45 49 51 42 सी और डी, इसका औसत दे रखा है 53। कितना 42 45 49 51 42 सी और डी, और ये कितनी वैल्यू हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू बराबर 53 है, ठीक है। यहाँ से आप सी और डी की वैल्यू मुझे बता दीजिए, सी प्लस डी की वैल्यू कैसे निकालें। तो आप कहेंगे सर सी प्लस डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इस 7 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 21 हासिल के 2, 7 पंजे 35 और 2 कितने हो जाएंगे 37, माइनस इन सारी वैल्यूओं को जोड़ के इसमें से घटा दीजिए। कितनी वैल्यू है हमारे पास में 5 वैल्यू है, 2 और 1 3, 9 और 3 12, 12 5 17, 17 और 2 कितने हो जाएंगे 19, 9 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 4 14, 14 और 4 18 और 4 22, ठीक है। 371 में से घटाएंगे, 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 2, 6 में से 2 जाएंगे 4 और 3 में से 2 गया 1। सी प्लस डी की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर सी प्लस डी की वैल्यू भी 142 आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू भी 142 है, ठीक है। अब चारों का हमें औसत ज्ञात करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत हमें ज्ञात करना है सर 4 बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4, और इनका योग कितना है तो 142 ए प्लस बी का है और प्लस 142 ही इसका है, और बटे के कितनी वैल्यू है हमारे पास में, तो आप कहेंगे सर 4 वैल्यू हमारे पास में है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 वैल्यू हैं, बटे के 4 यह औसत का फॉर्मूला होता है। 142 प्लस 142 कितने हो जाएंगे 284 बटे के 4, और यदि हम इसे काटें तो 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, और यही हमारा औसत हो जाएगा किसका ए बी सी और डी का, ठीक है। अगर कोई नया बच्चा होता तो पता है वो इस क्वेश्चन को कैसे करता, पहले ए की वैल्यू निकालता, बी की वैल्यू निकालता, फिर सी की वैल्यू निकालता, डी की वैल्यू निकालता, जो कि असंभव था, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्टली योग निकाला ए प्लस बी का, क्योंकि हमें योग से ही मतलब होता है औसत निकालने के लिए। ए प्लस बी का जैसे ही हमने योग निकाला 142, सी प्लस डी का योग निकाला 142, और उसके बाद में चारों को जोड़ दिया, चारों को जोड़ के 4 से भाग कर दिया, यही हमारा औसत का फॉर्मूला होता है 142 प्लस 142 बटे के 4, यह हो गया 284 बटे 4, और औसत ए बी सी डी बराबर 71 हो गया, और ऑप्शन नंबर सी आपके सामने करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, आप 3 क्वेश्चन और रुक जाइए, क्योंकि मैंने ये एक ही सेट के क्वेश्चन उठाए हैं, और इसके बाद में आप कहेंगे सर ये तो 12 ही क्वेश्चन हुए। बिल्कुल सर 12 क्वेश्चन हुए होंगे, लेकिन 12 के बाद में 5 क्वेश्चन तो थे डीआई के, 12 5 17, और 8 क्वेश्चन थे एडवांस के। जितने अर्थमेटिक से क्वेश्चन आने थे अर्थमेटिक से यही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और मुझे ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लगा। सेक ए बराबर 17 बटे 8 दे रखा है, सेक ए बराबर दे रखा है कितना, सेक ए बराबर दे रखा है 17 बटे 8, सेक ए बराबर दे रखा है 17 बटे 8,
ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि प्रैक्टिस तो करानी है ही है ना। ए की वैल्यू 90 से छोटी है, ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? 34 साइन ए प्लस 15 कॉट ए बटे 68 कॉस ए माइनस 16 टेन ए बराबर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, करेंगे आप। ऑप्शन आपके सामने होंगे 23, 19, 30 और 38। 5 सेकंड का वक्त आपके सामने है। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। किया क्वेश्चन? अब आप मुझे बस एक बात बताइए कि सेक ए की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहेंगे सर सेक कोस का उल्टा होता है और होता है कर्ण बटे आधार, मतलब कि कर्ण बटे आधार, ठीक है। इसमें से मैं यह कह सकता हूँ कि कर्ण 17 है, आधार 8 है। अगर मैं यहाँ से लंब की वैल्यू निकालूँ तो पाइथागोरस प्रमेय से 17 17 हम 289, 8 8 64, 225 बचेंगे और 225 होता है 15 और यही हमारा ट्रिपलेट होता है कितना? 8, 15 और 17, ठीक है। तो लंब की वैल्यू 15 है, 17 कर्ण की आधार की 8 है, ठीक है। लगा देंगे फॉर्मूले में 34। साइन ए की वैल्यू चाहिए, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है? 15 और कर्ण कितना है? 17 प्लस 15। कॉट ए की चाहिए, टेन का अपोजिट कितना होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 8 और लंब कितना है? 15 बटे करेंगे 68। कॉस ए की चाहिए, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 8, कर्ण कितना है? 17 माइनस 16 गुणा टेन ए, लंब बटे कितना होता है? 10, लंब बटे आधार और लंब कितना है? 15 और आधार कितना है? 8। सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 17 से यह 2 बार कट जाएगा, 17 दूनी 34, 15 से 15 कट जाएगा, 17 से 68 4 बार कट जाएगा, 17 चौके 68, 8 से 16 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो करेंगे 15 दूनी 30 और ये बचेगा 8, मीन्स डैट 30 प्लस 8 ऊपर बचा, यह 30 बचा, 15 दूनी 30 प्लस 8 और यह कितना बचा? 8 चौके 32 और माइनस 15 दूनी 30, 32 माइनस 30 नीचे बचा, 30 8 38 हो गया, 32 माइनस 30 2 हो गया। इसका मतलब यह है 19 वैल्यू निकल कर आई और 19 ही आपके सामने आंसर होगा। क्वेश्चन में करना कुछ था नहीं, क्वेश्चन आपको हल्का सा टफेस्ट लगा होगा, कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं। सेक ए बराबर 17 बटे 8 है जो कि होता है कर्ण बटे आधार। हमें पता है 8, 15 और 17 जो कि एक ट्रिपलेट होता है और ट्रिपलेट भी यूज़ ना करें तो 17 17 हम 289, 8 8 64। कर्ण माइनस आधार का स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, जो कि 225 बचा होगा और 225 का वर्गमूल होता है 15 और यह हो गया लंब। अब उसके बाद में 34, साइन को आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है प्लस 15, कॉट को आप जानते हैं क्या होता है? लंब बटे आधार होता है और 68 कॉस ए को जानते हैं आप कितना होता है? आधार बटे कर्ण होता है और टेन ए को जानते हैं, टेन होता है लंब बटे के आधार। और उसके बाद में ये जैसे ही वैल्यू पुट करी हल्का सा का टेस्ट हुआ और 19 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन आपके सामने कंफर्म हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने कंफर्म हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।